हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चांद सितारों का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। इस सर्द और अंधेरी रात में एक शख्स हाथ में टॉर्च लिए तेज तेज कदम उठाता एक सिमत चला जा रहा था। इसका रुख ईसाइयों के कब्रिस्तान की तरफ था। इसने कंधे पर एक बोरी लटका रखी थी। वो अपनी तेज नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। फिर जब इसकी मंजिल नज़दीक आई तो रुक कर इसने आसपास मौजूद चीज़ों को गौर से देखा और फिर कब्रिस्तान के दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे पर किसी किस्म का कोई ताला नहीं लगा हुआ था, इसलिए इसे कब्रिस्तान में दाखिल होने के लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो आराम से अंदर चला आया। इस शख्स का नाम अली था और वो निहायत रहमदिल और बहादुर लड़का था। बस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। इसकी उम्र 21 बरस थी। इतनी कम उम्र में भी वो सबके काम आता था। बस्ती में सब आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जहाँ किसी को अली की ज़रूरत होती, अली उनकी मदद करने ज़रूर जाता था। ऐसे में न जाने बस्ती को किसकी नज़र लग गई कि बस्ती में मौजूद ईसाइयों के कब्रिस्तान से बस्ती के एक गरीब मज़दूर की उधड़ी हुई लाश मिली, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। लाश को देखकर यूँ लगता था कि इसे मरे हुए कम से कम 10 घंटे तो हो चुके हैं। इससे मुराद ये थी कि ये शख्स कम से कम रात के 12 बजे कत्ल हुआ है, मगर इसको किसने कत्ल किया? अभी सबके जहन में ये सवाल गूंज ही रहा था कि दूसरी रात गांव से फिर एक शख्स गायब हो गया और सुबह इसकी लाश भी ईसाइयों के कब्रिस्तान से मिली। इस लाश को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसे भी मरे हुए तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं। गांव में इन दोनों कत्लों की वजह से खौफ व हिरास फैल चुका था। दोनों कत्ल इतने घिनौने अंदाज में किए गए थे कि देखने वालों पर झुरझुरी तारी हो जाती थी। कातिल का सुराग लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर कातिल का पता नहीं चल रहा था। हर शख्स के चेहरे पर खौफ था। इससे पहले ऐसा कोई वाक़या इस गाँव में पेश नहीं आया। जिस तरह कत्ल हुए थे, इससे हर शख्स अंदाज़ा लगा सकता था कि कातिल इंतहाई दरिंदा सिर्फ इंसान है। गांव वाले बड़े परेशान थे। यहाँ तो कोई किसी का दुश्मन नहीं था। अब गांव वाले होशियार हो गए और कातिल का सुराग लगाने पर तुल गए। अगली रात फिर एक कत्ल हो गया। इसकी लाश भी ईसाइयों के कब्रिस्तान में कुचली हुई मिली। अब तो गांव में खौफ व हिरास फैल गया। हर शख्स को अपनी जान खतरे में नज़र आ रही थी। हर शख्स के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि कहीं अगली बारी हमारी तो नहीं। मगर क्या हो सकता था? लोग सरे शाम अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते, खिड़कियों और दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर लेते। बच्चों को रात के वक्त बाहर जाने से रोक दिया गया। जो ही रात का अंधेरा फैलता, पूरी बस्ती सन्नाटा छा जाता। गांव की गलियां सुनसान हो जाती। गांव के नौजवान रात भर टोलियों की शक्ल में बड़े बड़े डंडे लेकर गांव की गलियों में गश्त करते, मगर इससे भी कुछ हासिल ना हो सका। खौफ व हिरास अपनी जगह बरकरार था। हर शख्स मौत के खौफ से घबराया हुआ था। न जाने इस गांव को किसकी नज़र लग गई थी। पूरी बस्ती में किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो रात को रुककर कब्रिस्तान में उस कातिल का सुराग लगाए। खैर, इस तरह 2 दिन तो खैर से गुजर गए। तीसरे दिन फिर गांव का एक शख्स रात को मुर्दा हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा था और गांव वाले इसकी हालत देखकर खौफजदा हो रहे थे। आखिरकार अली से रहा ना गया। इसने तमाम कस्बे के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज रात कब्रिस्तान जाकर असल कातिल का सुराग लगाएगा। ये सुनकर तमाम बस्ती वालों ने इसे हैरत से देखा। फिर सब ने इसे मिलकर समझाया। अरे बेटे, ऐसे काम ख़तरनाक साबित होते हैं। सकीना खाला बोली, अपने इरादे से पीछे हट जाओ बेटा, क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हो? मगर अली बहुत ज़िद्दी था। इसने अपने बाप की इजाज़त ली और कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगा। जब अपने बाप की दुआएं लेकर घर से बाहर निकला तो बस्ती के लोग इसको समझाने के लिए इसके घर के बाहर जमा हो गए। लेकिन अली ने इन सबको ये कहकर टाल दिया कि अगर मैं फजर के वक्त तक वापस आ गया तो ठीक, वरना समझ लेना कि मेरा भी वही हाल हुआ जो इन 3 आदमियों का हुआ जो मर चुके हैं। ये कहकर अली आगे बढ़ गया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा तो जहां इसने आसपास की चीज़ों का जायज़ा लिया और वहीं उसने आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारी। फिर जब वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपने कदमों की आहट के अलावा कुछ भी ना सुनाई दिया। इसने कंधे से लटकी बोरी नीचे उतार दी और इसमें से पिस्टल निकाल कर चेक करने लगा। पिस्टल पूरे का पूरा लोड था। इसके अलावा इसके पास इजाफी गोलियां भी थीं।
پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے قبرستان میں موجود درختوں پر نظر ڈالی۔ تمام درخت اس وقت کسی دیو کی طرح لگ رہے تھے۔ پورے قبرستان پر سناٹا طاری تھا۔ اندھیرا سخت تھا، رات بھی خشک تھی۔ علی کو سردی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ ہر چیز سے لاپرواہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ دور دور تک قبریں ہی قبریں تھیں۔ علی جب قدم اٹھاتا تو خشک پتوں کی آواز اس کے پیروں سے چرچرا کر آتی، عجیب طرح کی آہٹ پیدا ہوتی۔ علی بڑا بہادر لڑکا تھا، مگر خوف تو خوف ہی ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ پھر علی تو صرف 21 سال کا نوجوان تھا۔ وہ بے خوف آگے بڑھنے لگا۔ وہ ٹارچ کی روشنی دور دور تک ڈال کر دیکھتا، مگر اسے سوائے قبروں کے اور کوئی چیز نہ دکھائی دیتی۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ علی کبھی کبھی کسی درخت کے پیچھے بھی جھانک کر دیکھ لیتا۔ سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے کبھی آتے تو علی کا جسم کپ کپا کر رہ جاتا۔ ہر آہٹ پر علی کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ علی نے اپنے خوف کو دبانے کی بڑی کوشش کی۔ وہ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اسے وہاں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے قاتل کا سراغ مل جاتا۔ اب تو علی مایوس ہو گیا۔ قاتل قبرستان میں کہیں نہیں تھا۔ علی کو اپنی ساری محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ علی کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ان قاتلوں کا سراغ اگر مل سکتا ہے تو اسی قبرستان میں۔ علی مسلسل چلتا جا رہا تھا، اور پیڑوں کے پتے جب علی کے جوتوں کے نیچے آتے تو ان میں سے ایک ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی کہ جیسے کتنی بدروحیں مل کے آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آگے کی کہانی سننے کے لیے دیکھیے اس کا پارٹ 2۔